हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। और आज हम लेने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स, जो कि राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम्स और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, Government of India has announced extension of which housing scheme for another 5 years। तो किस हाउसिंग स्कीम का जो है भारत सरकार ने अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंशन कर दिया है, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, और इस वक्त लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ घरों का। यानी अब अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसी के साथ, यानी इससे 1 साल पहले एक स्कीम और लॉन्च की गई थी, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। और ये शहरी क्षेत्रों के लिए थी, और जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए इसमें घर बनाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जो है वो 2016 को लॉन्च की गई थी। तो अभी हाल फिलहाल जिसका एक्सटेंशन लिया गया है उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। Recently, Government of India has announced to set up how many economic railway corridors। ठीक है, अभी इंटरिम बजट पेश किया गया था। अपना फुल बजट पेश नहीं किया गया है बिकॉज अभी लोकसभा इलेक्शंस हैं, और लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो है फुल बजट पेश किया जाएगा। तो इस इंटरिम बजट में 3 रेलवे कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। और ये रेलवे कॉरिडोर्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एंड जो थर्ड वन होगा वो होगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो एक जो कॉरिडोर होगा वो वहाँ बनाया जाएगा जहाँ पर एनर्जी मिनरल और सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, और जो दूसरा पोर्ट बनाया जाएगा, वो जो दूसरा कॉरिडोर बनाया जाएगा वो उनके लिए होगा जहाँ पर पोर्ट्स हैं, जो इंडिया में मेन मेन जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। और ठीक है, और तीसरा जो कॉरिडोर बनाया जाएगा वो इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो हाई ट्रैफिक है जिन भी हाईवेज पर उनको अवॉइड किया जाए, उनको स्किप किया जाए। तो ये जो कॉरिडोर होगा वहाँ पर बहुत लेस ट्रैफिक डेंसिटी होगी। तो ये 3 कॉरिडोर्स अभी बनाने का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है। Which bill has been passed in the Lok Sabha to check irregularities in competitive exams? तो इसका आंसर है पायलटिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बिल होता है ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद जो होता है दूसरे हाउस में जो बिल पास होता है, उसके बाद जो बिल होता है राष्ट्रपति के पास जाता है। जब वो साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, मतलब अधिनियम बन जाता है। तो अभी ये बिल पास हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है। और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर लागू होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की ये खुद की चॉइस होगी कि वो इस एक्ट को लागू करें या नहीं करें, बिकॉज कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो है इस तरीके के एक्ट्स बने हुए हैं। और ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये उन ऑर्गेनाइजेशंस पर होगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती हैं। इंडिया एनर्जी वीक वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में जो है इंडिया एनर्जी वीक को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा में। और फरवरी 6 में जो है ये इंडिया एनर्जी वीक ऑर्गेनाइज किया गया था। और एक चीज़ और है कि इंडिया हैज़ प्लेस्ड फॉर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अप टू 2070। इसका मतलब ये हुआ कि 2070 तक जो है इंडिया ने एक प्लेज लिया है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कोल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको जलाना छोड़ देगा, लेकिन वो इस तरीके से काम करेगा कि जितना भी वो प्रदूषण करता है उतने ही या तो पेड़ लगाए या फिर जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि जो भी हम एमिट कर रहे हैं कार्बन, वो उसका जो प्रदूषण जो इफेक्ट पड़े अपने एनवायरनमेंट पर वो ज़ीरो हो जाए। FM Nirmala Sitharaman is which number FM to present the union budget for the record 6th time? तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, इससे पहले जो मोरारजी देसाई हैं वो 10 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बार जो है बजट पेश किया है। और अगर हम ऐसे देखेंगे कि कौन से नंबर की ये FM हैं, यानी फिनेंस मिनिस्टर हैं,
तो ये सेकंड नंबर की फिनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 6 बार जो है बजट पेश किया है, यूनियन बजट पेश किया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, और इस बिल में जो है इक्वल राइट्स देने की बात की गई है वीमेन को, और जो उनको है अपना प्रॉपर्टी में उतना ही हक दिया जाएगा जितना कि लड़कों को दिया जाता है। और दूसरी बात जो है इसमें पॉलीगैमी बैन कर दी गई है। पॉलीगैमी का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल मैरिजेस नहीं कर सकते विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू द फर्स्ट पार्टनर। IBM has released the coin and stamp on the 150th birth anniversary of which saint? तो इसका आंसर है श्रील प्रभुपाद। ठीक है, और आपने कई जगह देखा होगा कि जो लोग बाग हैं वो हरे कृष्णा का जाप करते हैं, और आपने कई फॉरेनर्स को भी देखा होगा वृंदावन या फिर मथुरा जब भी आप जाएंगे तो उसके फाउंडर कौन थे? वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं आप इनको, तो श्रील प्रभुपाद थे। Recently, where the new IIM has been inaugurated by PM? तो नया IIM जो है अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है उसका, तो कहाँ पर किया है? संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, और अगर बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा था इंडिया में, दैट इज़ IIM कैलकाटा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में की गई थी। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था ये। Recently, cabinet has announced spectrum auction of how much megahertz? तो इसका आंसर है 10,523 megahertz। ठीक है, and this auction will be held in various frequency bands। different frequency bands में जो है auction होगा, और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि 800, 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज, इस तरीके की जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उनके लिए ऑक्शन किया जाएगा। और जो रिजर्व प्राइस सेट की गई है इसके लिए वो की गई है 96,317.65 करोड़। ठीक है, और जो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्किंग हो, चाहे फिर डिफेंस एंड रिसर्च के लिए अपन यूज़ करें इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को। तो इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑक्शन करेगी। RBI has released the data of growth at how much percentage for the financial year 25? तो जो GDP की उन्होंने एस्टिमेशन किया है वो 7% किया है, और जो महंगाई दर है इन्फ्लेशन उसका 4.5% के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेशन किया है। तो GDP होता क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंट्री है इंडिया में, ठीक है, बात इंडिया की ही नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी स्टेट की भी बात करते हैं तो उस स्टेट में भी एक जीडीपी होती है, स्टेट की भी जीडीपी होती है और ऑल ओवर इंडिया की भी होती है। तो इस वक्त हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो होता है महंगाई दर होती है। और अगर हम बात करें जीडीपी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये देखा जाता है कि जो अपने कंज्यूमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है ऑल ओवर इंडिया कंज्यूमर्स के द्वारा, उसके हिसाब से भी जो है जीडीपी निकाली जाती है। तो जितना भी वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे भी हम जीडीपी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीडीपी निकालने के कई सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, एक अपन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, एक अपन एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। तो इस वक्त हाल फिलहाल जो आरबीआई है उसने जो एस्टिमेशन किया है वो 7% का जो है एस्टिमेशन किया है, और इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है उसका जो उन्होंने एस्टिमेशन किया है 4.5% के हिसाब से किया है। वाइट पेपर हैज़ बिन रिलीज्ड बाय विच पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है बीजेपी। श्वेत पत्र अभी उन्होंने जारी किया है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने ग्रोथ की है, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं 2014 से लेकर 2024 तक, वो दिखाई हैं। और उन्होंने जो भी उपलब्धियां हैं उन्होंने कंपेयर किया है कांग्रेस के राज से। और कांग्रेस का जो राज था उन्होंने कब से कब तक का लिया है, 2004 से 2014 तक का। तो उन्होंने कांग्रेस का जो पीरियड था उसको अपने पीरियड से कंपेयर किया है और बताया है कि क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 सालों में।
which program has been launched by Government of India to deliver weekly time-sensitive audio info about reproductive, maternal, newborn and child health directly to families' mobile phones from the 4th month of pregnancy until a child is a year old. तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इस प्रोग्राम का नाम है किलकारी और ये 18 स्टेट्स और यूटीज़ में जो है अभी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है। तो इसमें होगा क्या, जब कोई भी महिला होगी, जब वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाएगी, वहाँ से लेकर जब तक जो बच्चा है वो 1 साल तक का नहीं होता, तब तक उनको एक इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी उनके मोबाइल पर और ये जो इन्फॉर्मेशन है वीकली भेजी जाएगी और इस इन्फॉर्मेशन में उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें और होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। Which institute has become the first institute to give admissions under sports quota? तो जो IIT मद्रास है वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेगा और अभी हाल फिलहाल उन्होंने जो 2 सीट हैं वो रिज़र्व रखी हैं और ये जो 2 सीट्स हैं, एक तो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी और एक मेल कैंडिडेट के लिए होगी। तो ओवरऑल 2 सीट्स रखी हैं और जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो कौन बन गया है? IIT मद्रास। Recently, PM has sanctioned projects worth rupees 3600 crore for 78 universities under which scheme? तो 78 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 3600 करोड़ का और ये किस स्कीम के अंडर किया गया है? PM ऊषा। और PM ऊषा का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, और इस स्कीम के थ्रू होगा क्या, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधर सके। तो कौन सी स्कीम है? PM ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। According to latest data released by ISRO, how much land in India is suitable for agroforestry? तो इसरो ने अभी हाल फिलहाल एक डेटा रिलीज़ किया है सर्वे करके और उन्होंने इस सर्वे में ये पाया गया है कि जो इंडिया है उसमें 6.18% जो एरिया है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर सूटेबल पाया गया है? राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में एंड फिर तेलंगाना में। और एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री होता है कि जैसे आप कोई भी फसल उगा रहे हो, चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो सरसों हो, उसके साथ साथ में आप कोई ट्री भी लगा सकें, चाहे वो ट्री फ्रूट्स के हों चाहे किसी भी चीज़ के वो ट्री हों। तो जैसे कि मैंने पिक लगा रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक फसल उग रही है, उसके साथ में जो है ट्रीज उगाए जा रहे हैं, तो इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कितना परसेंट सूटेबल पाया गया है इंडिया में? दैट इज 6.18%। Recently, PM has inaugurated which section of USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इसका एक सेक्शन का अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, दैट इज़ बनियाल संगलदन सेक्शन। और ये जो USBRL है ये 272 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक है और इसी रेलवे ट्रैक पर एक हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया का और वो चिनाब रिवर पर है और वो भी जो है ना हाईएस्ट रेलवे जो ब्रिज है वो भी इसी USBRL का एक पार्ट है। Recently, Government of India has announced for how many Amrit Bharat trains? तो इसका आंसर है 50। और ये जो ट्रेन है ये लॉन्च की गई थी 30 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अभी टिल डेट ऐसी 2 ट्रेन हैं जो वर्किंग कर रही हैं और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 130 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो ये ट्रेन्स होती हैं ये सारी नॉन AC ट्रेन्स हैं और ये इनको इसलिए बनाया गया है जो कि ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकें, बिकॉज़ ये नॉन AC ट्रेन्स हैं, इनका जो फेयर होता है बहुत कम होता है तो वो ईज़िली ट्रैवल कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं। एक हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जिनमें AC कोचेज़ होता है, वो थोड़ी इनसे एक्सपेंसिव पड़ती हैं तो इसलिए इन ट्रेन्स को लॉन्च किया गया। Recently, Maharashtra government has passed the bill of how much reservation for Marathas in educational institutions and in Maharashtra government jobs? तो इसका आंसर है 10%। ठीक है, और अभी 62% जो है रिजर्वेशन महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसमें से 52% जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, ताकि चाहे वो किसी भी कास्ट के हों।
और 10% अब दिया जाएगा मराठास को। और अगर मराठाओं की पॉपुलेशन देखें हम महाराष्ट्र में, तो दैट इज़ 28% पॉपुलेशन है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब इन मराठाओं को जो है ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। और कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो दैट इज़ 10%। वेयर डिड द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड इन इंडिया, तो कहाँ पर ये हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और भारत मंडपम एंड यशोभूमि दो जगह हैं जहाँ पर इस ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट को हेल्ड किया गया है। तो ये जो एक्सपो है किससे इसको इंस्पिरेशन मिली है, तो 5F से। और 5F क्या है, 5F जैसे मैंने वॉलपेपर में आपको यहाँ जो वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5F एक्चुअली है क्या। तो 5F इज़ फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री एंड फैक्ट्री टू फैशन एंड देन टू फॉरेन। इसका मतलब ये हुआ कि फार्म में जो फाइबर जो प्रोडक्शन होगा फाइबर का उसको फैक्ट्री में भेजा जाएगा, एंड देन फैक्ट्री में चाहे वो उसे क्लोथ्स बनाए चाहे फैब्रिक बनाए वो बनेगा। देन अगर वो प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें फॉरेन में, तो उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये 5F होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सपो का, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपो इज़ टू प्रमोट ब्रांड इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो भी चीज़ें बन रही हैं उनका शोकेस किया जाएगा इस एक्सपो में, ताकि जो भी इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं फाइबर से, उनको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर उनको ये पता चल सके कि किस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Which dairy cooperative, also the largest dairy cooperative, has completed its 50 years? तो किस अभी लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, दैट इज़ अमूल। और अमूल का जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये कहाँ पर स्थापित है, आनंद गुजरात में। और किसने इसकी स्थापना की थी, वो थे त्रिभुवन दास किशी भाई पाटिल। और इन्होंने 1946 में जो है अमूल डेयरी की जो स्थापना की थी। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अमूल का बहुत बड़ा हाथ है श्वेत क्रांति लाने में भारत में। और वाइट रिवॉल्यूशन किससे जो है संबंधित है, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट से। विच कंपनी हैज़ स्टार्टेड द वनतारा प्रोग्राम, तो वनतारा प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है रिलायंस ने। और वनतारा प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, ये एक जगह बनाई गई है जहाँ पर कोई भी जो है अपना एनिमल होगा, चाहे वो एलिफेंट हो या फिर कोई भी जो वाइल्ड एनिमल हो, वो अगर ऐसी कंडीशन में है जिसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो उसको यहाँ लाया जाएगा। अगर उसको किसी उपचार की ज़रूरत है तो उसका उपचार किया जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया से नहीं, कहीं से भी लाए जा सकते हैं और उनको यहाँ पर उपचार दिया जा सकता है और उनका रख रखाव यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये जो वनतारा प्रोग्राम है और ये जो वनतारा जगह बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई है, जामनगर गुजरात में। Recently, PM Modi has laid the foundation stone inauguration for the redevelopment of 554 railway station and 1500 road over bridges underpasses at the cost of rupees 41,000 crores under which scheme? तो किस स्कीम के अंडर जो 41,000 करोड़ है ये इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि जो रेलवे स्टेशन हैं उनका जो रेनोवेशन किया जाए। तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है और इसके तहत जो है हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनका रेनोवेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ है उसमें जो 554 रेलवे स्टेशन लिए गए हैं, एंड जो टोटल स्टेशन जो मॉडर्नाइज होने हैं वो 1275 स्टेशन जो है मॉडर्नाइज होने हैं ऑल ओवर इंडिया। बट फर्स्ट फेज़ में अभी 554 स्टेशन लिए जाएंगे। ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है जिसमें 1275 जो स्टेशन हैं ऑल ओवर इंडिया इस स्कीम के अंडर लिए जाएंगे और उनको रेनोवेट किया जाएगा। न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट इन इंडिया। अभी हाल ही में कुछ लॉज बनाए गए हैं, क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, नए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं। बिकॉज जो टिल डेट क्रिमिनल लॉज थे वो बहुत पुराने थे और कहते हैं कि वो ब्रिटिश एरा से चले आ रहे थे, तो उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। तो जो क्रिमिनल लॉज अभी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये 3 लॉज बनाए गए हैं और ये 1 जुलाई 2024 से जो है लागू होंगे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता का एक
एक सेक्शन है 106 जो अभी लागू नहीं होगा, और ये किससे संबंधित है? हिट एंड रन से संबंधित है। बिकॉज अभी वाइड स्प्रेड हड़ताल हुई थी ऑल ओवर इंडिया ट्रक ड्राइवर्स एंड ट्रक यूनियंस के द्वारा। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस सेक्शन के वजह से जो हिट एंड रन की कंडीशन में सज़ा दी जाएगी ड्राइवर्स को, वो बहुत ज़्यादा है। 10 साल की सज़ा थी और कुछ फ़ाइन था। तो इस वजह से वाइड स्प्रेड जो है हड़ताल हुई थी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप बैक लिया है और इस सेक्शन को अभी जो है लागू नहीं किया जाएगा। बाकी जो सारे लॉज हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो 1 जुलाई 2024 से ये जो हैं 3 क्रिमिनल लॉज लागू होंगे। By merging all the schemes related to solar rooftops in India in PM Suryodaya Yojana, government now will give how much subsidy to the consumers। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे अगर आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन हो तो उसमें 40% सब्सिडी देती थी सरकार। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 40,000 रुपये रिफंड मिल जाता था। और अगर 10 किलोवाट तक का आपका कनेक्शन था तो उसमें 20% सब्सिडी देती थी सरकार। लेकिन अब ये स्टॉप कर दी गई है और अब ये कह रहे हैं कि चाहे आपका कनेक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो उसमें सब्सिडी जो आपको मिलेगी वो 78,000 रुपये की मिलेगी। तो अब एक पैट सब्सिडी कर दी गई है, दैट इज़ 78,000 रुपीज़। Which temple in Assam will get its new brand corridor worth rupees 700 crore? तो कामाख्या मंदिर है असम में, इसके चारों ओर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा 700 करोड़ की लागत से। और अभी हाल फिलहाल ये बना नहीं है, कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी वहाँ पर श्रद्धालु होंगे उनको जो इस मंदिर की परिक्रमा करने में आसानी होगी। तो 700 करोड़ की लागत से जो है इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और मंदिर कौन सा है? कामाख्या मंदिर। Who will represent India in World Youth Festival which will take place in Russia? तो इसका आंसर है रेखा वैष्णव, और ये पाली से बिलोंग करती हैं और लीडर कैटेगरी में जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी रशिया में। Where did the National Anti-Doping Agency has organized Road to Paris 2024 championing clean sports and uniting for anti-doping summit? तो जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो पेरिस में होने वाला है 2024 में ही, और उसके लिए एक समिट जो है एंटी डोपिंग एजेंसी ने ऑर्गेनाइज की है। तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की है? न्यू दिल्ली में। और नाडा के चेयरमैन कौन होते हैं? वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही होते हैं, अनुराग ठाकुर हैं इस वक्त। तो वो इस वक्त चेयरमैन है नाडा के। और नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो इन्होंने एक समिट अभी हाल फिलहाल ऑर्गेनाइज किया है, वो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। वेयर डिड प्रेसिडेंट हैज़ इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव प्रोग्राम? तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? अमृत उद्यान न्यू दिल्ली में। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अमृत उद्यान था उसका पहले नाम क्या था? मुगल गार्डन्स। आप में से कई लोग जानते होंगे इस गार्डन को, बिकॉज ये बहुत ही फेमस गार्डन है, टूलिप्स यहाँ पर बहुत उगाए जाते हैं। तो मुगल गार्डन जो था पहले नाम था अमृत उद्यान का। और इसमें होगा क्या कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें से हर स्टेट को जो है वहाँ पर 8 स्टॉल्स दी जाएंगी और वहाँ पर जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स का है वो शोकेस करेंगे। Which state in India has become the first northeastern state to implement old pension scheme? तो पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी बनी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी? तो दैट इज़ सिक्किम। हालांकि कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से ही लागू कर दी गई है। जैसा कि राजस्थान में भी जो था, जब गहलोत सरकार आई थी तो उन्होंने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। लेकिन अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है वो सिक्किम बनी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है 2004 में जो है डिसकंटिन्यू कर दी गया था। उसकी जगह एनपीएस लाया गया था, नेशनल पेंशन स्कीम। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब भी कहते हैं कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो उसमें क्या था कि जो एम्प्लॉय होता था, अगर मान लीजिए उसकी जो भी XYZ सैलरी है तो उसका 50% जो है उसको पेंशन दिया जाता था। और जनरल प्रोविडेंट फंड का भी उसमें जो था एक प्रावधान था, जो कि एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में क्या होता है कि आपका जो पैसा है,
ठीक है, वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। जो भी आपकी पेंशन है वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो आपकी पेंशन भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी, और अगर मार्केट हाई चल रहा है तो उसी के हिसाब से आपकी जो पेंशन है उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। और जो अपना नेशनल पेंशन स्कीम है ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू लाई गई थी वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट था ओएसिस, और ये 1998 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थी उसने ये रिपोर्ट सबमिट की थी 2000 में। और 2004 में जो है ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो लागू की गई थी। तो अब कुछ स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं वही चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही उनको दी जाए। Reliance Industries has signed a contract with which media company for media operations extensions in India? तो इसका आंसर है वॉल्ट डिज्नी। तो हालांकि जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हैं। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री का वायाकॉम 18 चैनल है उसका मर्जर होगा स्टार इंडिया का, जो कि डिज्नी ओन करता है। और जो ये डील साइन हुई है वो कितने में हुई है? 70,352 करोड़ में। वेयर डेट द 57th विंटेज कार रैली ऑर्गेनाइज्ड? तो 57th विंटेज कार रैली ऑर्गेनाइज की गई है न्यू दिल्ली में। विंटेज कार्स कौन सी होती हैं? जो बहुत पुरानी कार होती हैं। तो इसकी एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और ये रैली कब से ऑर्गेनाइज की जा रही है? 1964 से। ये आप पिक भी देख सकते हैं जिसमें आप एक कार देख सकते हैं जो कि काफ़ी पुराने टाइप की लग रही है, तो इनको विंटेज कार्स कहते हैं। वेयर इज़ द साउथ इंडियन कल्चरल सेंटर इज़ इनाग्रेटेड? तो साउथ इंडियन कल्चरल सेंटर इनाग्रेशन किया गया है इसका, और ये हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, और कला वेदिका हाईटेक सिटी है हैदराबाद में, वहाँ पर इसका इनाग्रेशन हुआ है। विच फ्रूट इज़ अनाउंस्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ असम? तो असम का स्टेट फ्रूट कौन सा अभी अनाउंस हुआ है? दैट इज़ काजी नींबू। और ये एक वैरायटी है नींबू की। ठीक है, और जो बेसिकली विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है सिट्रस फ्रूट्स में, तो लेमन में विटामिन सी होता है, तो उसके अलावा और भी इसमें पौष्टिक तत्व हैं जिसकी वजह से इसको जो है स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। और काफ़ी सुगंध देने वाला जो होता है ये फ्रूट होता है। विच डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड द संगम डिजिटल ट्विन प्रोग्राम? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ संगम डिजिटल ट्विन प्रोग्राम। और ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कार प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो क्या करेगी, दो टाइप्स की कार बनाएगी। एक कार तो वो उतारेगी मार्केट में, ठीक है, जो रोड्स पर चलेगी, और उसमें क्या होगा कि सेंसर्स होंगे, और बिल्कुल सेम वैसी ही कार वो एक लैब में रखेंगे। तो सेंसर से जो भी प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में आएगी उस कार को, तो उस सेंसर से वो नोट डाउन किया जाएगा। और जो लैब में कार रखी है उसमें वो प्रॉब्लम्स कैसे दूर की जाएं, जो लैब में कार रखी है उसमें उस प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जाए, उन कार्ड्स में जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होगी। तो इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड में कार उतारी गई है उसमें और अच्छे कैसे फंक्शंस हम ऐड करें, ये सब इसमें होता है। तो दैट इज़ संगम डिजिटल ट्विन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। The Department of Telecommunications has introduced the Sangam Digital Twin Initiative, a venture inviting expressions of interest from industry pioneers, startups, MSMEs, academia, innovators and forward thinkers। तो इसमें कई सारी जो कंपनीज होंगी, ठीक है, कई सारे स्टार्टअप्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो इनहेंस की जाए। The final of 71st Miss World pageant will take place in which city of India? That is in Mumbai। ठीक है, और जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये कई सालों बाद जो है इंडिया में हो रहा है, और मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच केबल ब्रिज हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया दिस मंथ? तो कौन सा जो ब्रिज है वो लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बना है इंडिया का? तो है वो है सुदर्शन सेतु, और इसको हम सिग्नेचर ब्रिज भी कहते हैं। हालांकि इसकी टोटल जो लंबाई है वो 4,772 मीटर है, बट जो केबल स्टेट ब्रिज होगा इसमें अराउंड 900 मीटर्स का होगा। और ये कनेक्ट किसको करेगा? जो
बेट द्वारका आइलैंड है गल्फ ऑफ कच्छ में, ये कनेक्ट करेगा इसको ओखा से। तो ये सुदर्शन सेतु है, आप पिक में देख सकते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज इंडिया का अब हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बन जाता है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म अभी तैयार किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है किसकी तरफ से हैंडल होगा? ये आईआईटी मद्रास इसको हैंडल करेगी। और इस प्लेटफॉर्म पे होगा क्या एक्चुअली, इसमें काफ़ी ट्यूटोरियल्स होंगे और स्किल्स इन्हेंस करने के लिए काफ़ी सामग्री होगी, और कोई भी जो है इसको स्टूडेंट देख सकता है, ताकि जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए तो उसको किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ना हो, और जो इंडस्ट्री जो उसको एक्सेप्ट करने वाली है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें किसी भी प्रकार की वो नॉलेज और कोई भी स्किल जो है अपनी इन्हेंस कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पर आके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको लॉन्च किया है, और जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। Election Commission of India recently signed an MOU with which association to create awareness about upcoming Lok Sabha elections among people? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशन है जो अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करेगा अमंग पीपल। और इससे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। तो उसी तरीके का एक MOU और साइन हुआ है, दैट इज़ विद इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो दैट्स ऑल। और जो अगला पार्ट होगा हमारा नेशनल अफेयर्स का, वो साइंस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।